नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेज में आपको स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए घटना चक्र दृष्टि का समसामयिकी लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपसे सूक्ष्म दृष्टि, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और प्रमुख सूचकांक कवर करा चुका है। अब आपको मैं अगला टॉपिक जो है बिहार, चूंकि बिहार पीसीएस का करंट मतलब बीपीएससी होने वाला है, इसीलिए मैं उसी को कवर करने के लिए बिहार परिदृश्य लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि बिहार जो करंट है, उसके बाद बिहार की आपकी बजट बजट भी देखेंगे। ठीक, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पहले अब देखते हैं हम करंट क्या क्या है। करंट का पहला करंट देखा जाए इसमें, अगर पहला करंट देखें तो देखिएगा क्या है इसमें। कह रहा है बिहार मंत्रिपरिषद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? एक पहली योजना चलाई गई इन्होंने, मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र योजना। पहले बड़ा कर लेते हैं इस को। क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र योजना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र को निर्बाध संपर्क था। मतलब यह ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां निर्बाध संपर्क स्थापित करे, जो कि आप जानते हैं बिहार में अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मतलब कि यातायात के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए क्या है कि इस योजना को लॉन्च किया गया। पहला चीज है। साथ ही यह कहा गया पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटकों की सूची है पीपीपी ट्रिपल पी मतलब होता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब ये होता है जब सरकार कोई योजना चलाती है, उसमें कभी कभी क्या होता है, आप अकेले ना करके, स्वयं ना करके कुछ प्राइवेट प्लेयर के साथ करती है, उसे पीपीपी मॉडल कहते हैं। इसी के आधार पर क्या करेगी, तीन पांच सितारा होटल का निर्माण करेगी, ताकि क्या हो, इसका मेन उद्देश्य ये है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क अच्छा हो गया, जो कि आप जानते हैं जितना अच्छा, और प्लस जितना संपर्क उतना ज्यादा यातायात अच्छा होगा, जितना अच्छा यातायात होगा उतनी अच्छी पर्यटन वाली चीजें बढ़ेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगले है कि पर्यटन विभाग के तहत बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 को अनुमोदन प्रदान किया गया। मतलब पर्यटन विभाग के तहत क्या है, ध्यान दीजिए, पर्यटन विभाग के तहत पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें क्या है, इसमें कहा गया जो पटना है, पटना को चार अंचलों यानी चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला है पटना सदर, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है पटना सिटी अंचल और चौथा है दीदारगंज। इनको विभाजित कर क्या किया, इस क्षेत्रों में पटना पूरा क्या बांटा गया, ताकि जो घूमने जा रहे हैं उनको क्या करें, जो घूमने में आसानी हो, इस क्षेत्र को पहुंच सके, इस क्षेत्र तक। ठीक है दोस्तों, आगे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर आपको पता है, जो कि गर्भगृह के पे होने वाला कैंसर है। उसके लिए बचाव के लिए क्या किया, 9 से 14 वर्ष, कितना, 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को ह्यूमन पोपिलोमा वायरस टीका करा। अगर पूछा जाए, अब से प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस टीकाकरण किससे के संबंधित है, तो क्या होगा इसका आंसर, सर्वाइकल कैंसर। इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डिसीजन नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर जो ये वायरस है किस वायरस से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पटवा टोली बिहार में आईआईटीएन गांव। इसका मतलब ये एक बिहार का एक पटवा टोली गांव है। पटवा टोली गांव को आईआईटीएन की फैक्ट्री कहा गया है। कहाँ क्या है ये गांव, इधर ध्यान दीजिएगा, बोधगया बिहार में। यहाँ एक दर्जन से अधिक क्या हुए हैं आपके, एक दर्जन से अधिक आईआईटीएन है यहाँ पे। ठीक, चयनित हुए। ध्यान दीजिएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी हैं, ये चीज आपका थे, इनको 72 वर्ष की में इनकी निधन हो गया। ठीक, अगला क्या है, आपको पता है जैसे लोक बिहार शिक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। आपको पता है दोस्तों, अभी चूंकि काफी परीक्षाएं पेपर लीक हुआ, काफी बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार देखने को मिला, इसी मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर आई थी, एक अधिनियम लेकर आया था। उसी के अधिनियम को मद्देनजर प्रत्येक राज्यों ने, जैसे उत्तर प्रदेश ने अपना लोक शिक्षा परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम बनाया था, और उसी प्रकार से बिहार भी बनाया है। इसमें क्या है, बिहार में क्या विशेषता, ध्यान दीजिएगा, इस विधेयक में पदाचार में शामिल लोगों को 3 से 5 वर्ष के कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ध्यान देना है,
अगर कोई व्यक्ति इसमें करता है कि मतलब कि अनुचित साधन प्रयोग करता है, कोई मतलब ब्लूटूथ यूज कर लिया या कुछ कर लिया, तो इसमें क्या होगा, उसे 3 से 5 वर्ष तक सजा दी जाएगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। और अगर कोई संस्था है, अगर मैंने कोई संस्था का ये काम करता है, संस्था है, कोई एजेंसी है जिसका काम है नकल करवाना ही काम है, अगर वो पाई जाए तो उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 वर्ष तक का सजा होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आरक्षण की सीमा पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के संबंध में बिहार सरकार की नोटिफिकेशन पर हो। आपको पता है दोस्तों, आरक्षण लगभग हर राज्यों में इन दिनों 60% हो गया। 60% कैसे? 50% राज्य का प्लस 10% ईडब्ल्यूएस। ठीक, लेकिन बिहार ने क्या किया था, ये इसको बढ़ाकर 65% करने के बिहार को नोटिफिकेशन को रोक लगा। इसका मतलब क्या है कि जो पहले 50% का था कि हाँ पूरा आरक्षण 50%, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस, अगर आपने सुना होगा, इंदिरा साहनी केस में इंदिरा साहनी केस में न्यायालय ने यह कहा कि किसी आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन 50% की सीमा से अधिक आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो ये तो एक मानक निर्धारित हो गया था, एक सीमा लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। परंतु हुआ क्या था, बिहार सरकार ने क्या किया, इसी 50% का आरक्षण को क्या 65% तक बढ़ा दिया। 65% ये हो गया, प्लस 10% आपको पता है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया था। आपको पता है ईडब्ल्यूएस को भी बढ़ावा दिया गया था। अब हुआ क्या कि सरकार ने क्या काम किया, 15 से 65 इसको कर दिया, प्लस ये 10 ये टोटल 75% रिजर्वेशन बिहार में लागू हो गए। इसका मतलब 25% ही लोग अब अदर सीटों पर फाइट कर सकते थे। ये कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में लोगों के लिए मुझे लगता है कि अनुचित कदम था। इसीलिए हाल ही में इसको जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया वाद, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगा दिया है अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार बजट, यहाँ से प्रश्न आपको अच्छे खासे मिलेंगे, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा पेन मोटा है, हल्का सा पतला कर लिया जाए, ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब कह रहा, अब इस बार जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी साहब हैं, उन्होंने क्या काम किया, बजट को कुल 13 फरवरी को बिहार का बजट उप मुख्यमंत्री या वित्त जो थे मंत्री जी का कहा जाता है, उन्होंने बजट पेश किया। कितने का था, 2,78,725.272 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ये ध्यान दीजिएगा आखिर कितना बजट था। ठीक है, अगला क्या है, एक तो ये आंकड़े याद रखना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रस्तुत बजट के अनुसार आर्थिक वृद्धि के दर में बिहार 2022-23 के दौरान पूरे देश में अग्रणी रहा। इसका मतलब ये है बिहार के जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी थी, ग्रोथ रेट जीडीपी, ये देश में सबसे अधिक रहा। ठीक है, अब कितना बता रहे, कितना है, 10.64%। ध्यान देना है, सबसे ज्यादा किसका रहा, अगर पूछा जाए तो बिहार का रहा। कितना रहा, 10.64%। और राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.24%। अगर पूछा जाए देश की राष्ट्रीय वृद्धि कितनी रही, तो क्या होगा, 7.2%। और इसी अवधि के दौरान अगर इससे पूछा, इसके बाद कौन से थे, असम 10.2 और नई दिल्ली 9.2 तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर औसत के आर्थिक वृद्धि दर से 3.4 अंक अधिक है। स्वाभाविक है, अगर 7.24 इसका है और 10.64 इसका माइनस करेंगे तो इसका ही आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। खैर, स्थिर मूल्य आपको पता है कि जो जीडीपी आंकड़े की स्थिर मूल्य का 2011 वाला लिया जाता है, पर आज बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 2012-13 से लगभग 2.57 लाख करोड़ रुपए से 1.7 गुना बढ़कर 2022-23 में 4.4 लाख करोड़ रुपए हो गया। ध्यान देना, इसका मतलब मुझे लगता नहीं समझ में आएगा आपको, पर 2012-13 में जो बिहार की अर्थव्यवस्था थी, कितना थी, 2.57 लाख करोड़ रुपए थी। अब 2022-23 में यह जो हुआ, कितना हो गया, 4.4%। कितनी वृद्धि हुई दोनों में, अगर इन दोनों में से वृद्धि देखा जाए, कितना है, 1.7%।
ठीक है, चीज ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य के घरेलू उत्पाद का आकार अगर पूछा जाए टोटल जीडीपी कितनी थी, क्या होगा? 2.7% की वृद्धि हुई। और जिससे राज्य के आकार में, राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार में 2012-13 से 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब ये है जो कुल जीडीपी जो आकार बढ़ा है 2012-13 में 2.8 लाख करोड़ था, 2022-23 में कितना? 7.5 लाख करोड़ हो गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्तमान वर्ष 2022-23 में मूल पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7519396 करोड़ रुपए की तुलना में 23-24 में 8,58,928 करोड़, यहाँ क्या है? 7,51,396 करोड़ रुपए कितना था? 22-23 में था, और 22-23-24 में इतना हो गया, और 2024-25 कितना अनुमान है? 9,76,514 करोड़ रुपए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का अनुमान 2,78,725 लाख करोड़ रुपए है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अन्य आंकड़े याद रहे या ना रहे, लेकिन ये चीज होना चाहिए। और 2023-24 के बजट का अनुमान, मतलब जो पिछला बजट था 2,61,000 करोड़ समथिंग था, और उससे कितना अधिक है? 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक दोस्तों, पिछले इस साल का घोषित हुआ, यह पिछले साल का था। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2024-25 के प्रतिबद्ध व्यय और बजट का अनुमान 1,78,706 करोड़ रुपए है। मतलब जो कह रहा है प्रतिबद्धित व्यय इतना है। ठीक है, और 2003-4 में 2023-24 के अनुमान, बजट का अनुमान 1,61,855 करोड़ रुपए है। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक स्कीम को कुल बजट अनुमान 1 करोड़ रुपए है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कहाँ कितना क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको जो तथ्य सार है आपका, एक मिनट दोस्तों। बजट के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का आकार 2012-13 से 9,714 करोड़ रुपए से लगभग 4 गुना बढ़ा हुआ है। मतलब 2012-13 में जो इतना था, कितना था 2012-13 में? 9,714 करोड़ था। इसे 4 गुना बढ़कर 2022-23 में कितना होगा? 37,743 करोड़ रुपए। ठीक है, इस अवधि में परिवहन देखिएगा, परिवहन का आकार 20,732 करोड़ से 46,729 करोड़ रुपए हो गया। आगे चलिएगा। पशुपालन दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें तुलना जो किया गया 2012-13 को बेस बनाया गया है, और 2022-23 से तुलना की गई। ठीक, यानी 2022-23 में 28,621 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, और 2011-12 में कितना था? 12,525 करोड़ रुपए। ठीक, मत्स्य पालन में 3,768 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,970 करोड़ रुपए। ठीक है, भंडारण 4 गुना बढ़ा है। 2012-13 में 78 करोड़ रुपए था, आज जो है 301 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यह का आंकड़े के अनुसार 2015 से 17 और 18 से 20 में मातृ मृत्यु दर की दर में 47 अंकों की गिरावट आई। मतलब 2015 से लेकर 2020 के बीच में लगभग 47 अंक की गिरावट की गई। वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 25 अंक रह गए, 25 अंक की गिरावट हुई। मतलब कि बिहार में ज्यादा गिरावट हुई है। ठीक है, संख्या कम हुई है। बिहार में संस्थागत प्रसव में वृद्धि वर्ष 2015-16 में 2019-20 की अवधि में 56.3% अंकों की दर्ज की गई। इसका मतलब क्या है कि ध्यान दीजिएगा, जो बिहार में संस्थागत प्रसव है, पहले जितनी संख्या 2005-6 में होती थी, उससे 2019-20 में लगभग 56.53% लोगों ने वृद्धि की। मतलब इससे अधिक स्तर पर क्या हुआ है? लोगों ने क्या किया? संस्थागत प्रसव करा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की तुलना की जाए तो राष्ट्रीय स्तर कितना? केवल 49.9% लोग ही संस्थागत प्रसव करा रहे हैं, जबकि बिहार के स्तर पर देखा जाए तो इस
संख्या अच्छी है, ज्यादा है। ठीक है, आगे है बिहार में वर्ष 2015-16 में 2022-23 के उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप डाउन गिरावट क्रमशः 39.4% और 40% तथा 25% दर्ज की गई। ये तीनों आंकड़े गिरे, इसका मतलब क्या है, उच्च में कितनी गिरावट, मतलब लोग गिरे हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 2015-16 में जो पढ़ रहे थे उसकी तुलना में क्या हुआ है, उसकी तुलना में संख्या मतलब कम हुआ है। कैसे हुआ, एक चीज नोट पर देख लें। जैसे अगर माध्यमिक के देखें, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक, ठीक। अब कह रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी चलते हैं दोस्तों, ठीक। अब हम देखते हैं कि आखिर इस बार बजट में कहां पे कितना पैसा खर्च किया गया। ठीक है दोस्तों, जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो 14,932 करोड़ रुपए खर्च किया गया, ग्रामीण विकास है 14,296 करोड़ खर्च किया गया, ऊर्जा विभाग है 11,422 करोड़ रुपए खर्च किया गया। अब हमें कुछ आंकड़े देखना है, आंकड़े ये देखना है, इधर थोड़ा सीधे ही फिर उस पर आते हैं। फिर कि समाज कल्याण हेतु कितना 8,238 करोड़ रुपए खर्च किया गया। सुशासन कार्यक्रम है 2020 से 25 के लिए, जिसमें है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, कितने निश्चय हैं, 7 निश्चय में कुल 2020 से 25 के अंतर्गत 2025-24-25 में 5,040 करोड़ रुपए प्रावधान खर्च किया। अगर पूछा जाए आत्म बिहार के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या हुआ, 5,040 करोड़ रुपए है। कुल कितना है, क्या है, ये 7 निश्चय है इसमें। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कितना है दोस्तों, पहले इसको आकर समझते हैं, यहां से आइएगा। देखिए, अब रुपए आता कहां से, बिहार सरकार पैसा पाती कहां से और खर्च कहां जाए, खर्च कहां करती, पहले बड़ा कर इसको देखें, इसे देखिएगा, रुपए आता कहां से, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए गोले को हम पूरा प्रतिशत मान ले, पूरा गोला कितना 100% है, ये मान लो 100% सरकार की आय है, 100% मान लो, हम 100 रुपए मान चलते हैं, ये 100 रुपए क्या सरकार की आय है। 100 रुपए में से जो केंद्र सरकार पैसा देती, का भाई साहब आप 40 रुपए और 52 पैसा आप ले लीजिए, मैं दे रहा हूं आपको, अपना काम खर्च बच जाइए। उसके बाद इससे बड़ा रकम ये है। दूसरी बड़ी रकम देखा जाए, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलती है, फिर केंद्र सरकार क्या है, सहायता अनुदान मिला, कितना मिला है दोस्तों, ये मिल रहा है आपका 18.70 करोड़ रुपए, ठीक। उसके बाद राजस्व मिल रहा है, कितना, राज्य का कर राजस्व कितना है, 2.63 करोड़ रुपए है। और अगर लोक ऋण की बात किया जाए, कितना, 18.53 करोड़ रुपए है। और ऋण वसूली की बात की जाए तो कितना है, जो ऋण दे के वसूली करते हैं, ये कितना है, 16.16। अगर बात की जाए दोस्तों राज्य सरकार के कर जो है, ये इसमें पाती है 19.47, इसमें लिखा नहीं गया है, मैंने लिख दिया है 19.47 करोड़। अच्छा, ये पैसा खर्च कहाँ करती है, सब ज्यादा जो खर्च करती है वो कहाँ है, सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं जैसे जो भी समाज के कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं चलाती है, इसमें कितना है, 38.89 करोड़ रुपए है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्चा करती है सामान्य सेवा, सामान्य सेवा जो सर्विसेज वगैरह होती हैं, उनके लिए कितना खर्च करती है दोस्तों, 29.95 करोड़ रुपए। उसके बाद आर्थिक सेवाएं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया जाता है, उसके लिए कितना करते हैं, 22.68 करोड़ रुपए। उसके बाद क्या, लोक ऋण, मतलब जो ऋण लेती है सरकार, उसके वापसी के लिए या फिर उसके ब्याज की अदायगी के लिए 8.03 करोड़ रुपए, कितना है, 8.03 करोड़ रुपए। और सहायता अनुदान और अंश के लिए कितना, 0.01 करोड़ रुपए। ये पूरे बजट के क्या है, उनका आय और व्यय का ब्यौरा है कि इतना ये पैसा खर्च करते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अब यही चीज आपको शब्दों में लिख रखा है, ये चीज आपको शब्दों लिख रखा है। इसलिए मैंने क्या किया, पहले एक बार चार्ट दिखा दिया है। अब आपको वहां चूंकि परसेंटेज था, यहाँ आपको आंकड़े में देखना है। आंकड़े में कैसे देखना है, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व 2,25,676 करोड़ रुपए था। अगर पूछा जाए कुल राजस्व कितना है, 2,25,676 करोड़ रुपए। और जो 2023-24 के बजट में 2,07,848 करोड़ रुपए से इतना समथिंग क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए, कितना ज्यादा है, 17,828 करोड़ रुपए। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 में ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आप लोग परिचित होंगे, और इसको हम अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक पे देखेंगे। 2,25,676 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, यानी बजट जो होता है हर्षानुमान पे घोषित किया जाता है। बजट का डिफिनीशन ही होता है जो प्रकलित आय और व्यय का विवरण करता है। प्रकृति मतलब ये इसलिए कहा जाता है जो कि यह निश्चित नहीं होता। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। वित्त वर्ष, ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में विकासात्मक और गैर विकासात्मक वे 1,76,866 करोड़ रुपए किया गया। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए जो मतलब नवीनतम आंकड़े उसको विशेष ध्यान देना है। 2025 में कितना व्यय है, 24-25 में योजनागत व्यय, योजनागत व्यय में पूछा जाए कितना, 35.88%। अगर प्लस ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना है दोस्तों, दो दो 2,26,798। ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, बस मेन आंकड़े मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको सही रहेगा। ठीक है, अब इसे ध्यान दीजिए, राजस्व घाटा, चूंकि इतना आंकड़ा रट पाना मुश्किल है, मैं जानता हूँ एग्जाम हॉल में आप भूल जाएंगे, इसलिए इसका बेहतर तरीका ये है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार रीडिंग करिएगा, वहीं से आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान में 3% की अधिसीमा रखना है। मतलब क्या है, ये कोशिश करना है बिहार सरकार को, भाई साहब हमें जो हमारा राजकोषीय घाटा है, पूरा हमारा जो स्टेट जीडीपी है उसका 3% से ज्यादा ना हो। मतलब क्या है, राजकोषीय घाटा जानते हैं, जो आय और व्यय में जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहता है। अब कह रहा है उसको जो सीमा होनी चाहिए, जो होता क्या, सरकारें अपना खर्च चलाने के लिए उधार लेती हैं, कहीं कमर्शियल उधार लेती हैं, बैंकों से उधार, किसी से उधार लेती है, सरकारों से उधार लेती हैं, उसको जो सीमा होनी चाहिए उसके जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत में अर्जित करना है। मतलब क्या है, राजस्व घाटा को समाप्त करना। ठीक है, सार्वजनिक व्यय और विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना है। मतलब क्या है, हमें सार्वजनिक व्यय और विकासात्मक मद में तो हमें विकास पे चीजें पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल बकाया ऋण का धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजकोषीय घाटा 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.997% रहा था। इसका मतलब कि 22-23 कुल राजकोषीय घाटा पूछा जाए कितना था, राज्य के घरेलू उत्पाद का सकल का राजकोषीय घाटा 5.97% था। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा का 3.5 का पूछा जाए, जिससे अभी आपने पढ़ा, राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए, 3% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। है कितना वर्तमान में, 3.5% है, तो कितना आधा अधिक है, 0.5% अधिक है। फिर कह रहा है बिहार में ब्याज भुगतान 2022-23 में राजस्व प्राप्ति का 8.79%, जितना राजस्व प्राप्त हुआ उसमें से 8.79% क्या हुआ, अपना ब्याज में दे दिया। अब कह रहे 22-23-24 में यह 8.64% है। इसका मतलब क्या है, ब्याज कम देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्व संग्रह की संरचना में वित्त वर्ष 24-25 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 81.31% है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि सरकारें राजस्व ज्यादा प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कुल राजस्व प्राप्ति कर में मद प्राप्तियों का हिस्सा
तो इसमें जो कर प्राप्त हुआ कितना हुआ है, प्राप्तियों में कर के जो मद हैं, जो कर कर कैसे निगम कर, जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी, कुल मिला के जो होता है कितना है, 1,67,312 करोड़ रुपए, जो कुल राजस्व का 77.77% है। इसको मिला के क्या हुआ, पूरा राजस्व का इतना परसेंट, राजस्व भी कितना प्राप्त हुआ था, राजस्व पूरे पूरे आय का 81.73%, उसका 73.77% क्या है, जिसके कर से ही प्राप्त हुआ। समग्र रूप से देखा जाए कुल प्राप्तियां राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों का 22.29% अनुमानित है। तो जितना प्राप्त करता है यही अनुमान किया गया है। केंद्रीय करों में हिस्सा एवं केंद्रीय अनुदान में के रूप में 59.22% अनुमानित है। मतलब जो इनका केंद्रीय कर है, केंद्रीय का जो हिस्सा, मतलब केंद्रीय अनुदान जो मिलता है केंद्रीय करों में, इससे होता क्या है, केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, उसमें जो इनका हिस्सा होता है कितना होता है, 59.22% ठीक है दोस्तों। शेष 18.69% प्राप्तियां पूंजीगत है। इसका मतलब क्या, जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी होती हैं जहां सरकार कैपिटल इन्वेस्ट करती है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्ट मतलब है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल का निर्माण होता है, ठीक है। वो कितना है, 18.69%, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। राज्य सरकार ने समाज के हर तबके पर, हर गरीब के लिए, वंचित वर्ग के लिए 2024-25 में के बजट में 38.89%, मतलब आपको पता है, आपने सार्वजनिक व्यय आपने पढ़ा था अभी जस्ट, जो सार्वजनिक व्यय थे, एक बार देख लीजिएगा, ये सार्वजनिक व्यय, सामाजिक सेवाएं के जो व्यय था, इसमें कह रहा है कुल खर्च किया कितना, इतना खर्च किया है आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए। मतलब क्या है, सार्वजनिक व्यय क्यों खर्च करती है सरकार, ताकि समाज में रहने वाले निम्न तबके के लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय क्या हो सुनिश्चित हो सके, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सेवाओं 63.217% खर्च के लक्ष्य किया गया, ठीक है। मतलब इतना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खर्च करने के लिए बात की गई। आगे चलते हैं। बजट में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं घोषित की, नियुक्ति, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य पर क्षेत्र, शिक्षा पर क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमी विकास, पर्यावरण संरक्षण, ठीक। अब हम देखते हैं बिहार। अब देखते हैं दोस्तों जो आर्थिक समीक्षा है। अब जो कि बिहार की आर्थिक समीक्षा पेश हुई है, तो हमें बिहार के बारे में देखना ही देखना है, पूछा ही जाना क्वेश्चन है। अब देखना क्या है, क्या आर्थिक समीक्षा, जो आपको पता है बजट पहले पेश की जाती है, और सरकार इसमें ये बताती है कि हमने जो पिछले वर्ष काम किया उसकी क्या उपलब्धियां रही, सरकार आर्थिक समीक्षा के माध्यम से ये गिनाती। अब बता रहा है क्या है, वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल सकल राज्य एवं घरेलू जीडीपी 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान। मतलब क्या, पहले जो हमारा जीडीपी था उसमें कितना वृद्धि हो रही है, 15.7%, 15.5% वृद्धि हो रही है, और कितना हो जाएगा, 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो कितना है, 10.6% वृद्धि हुई। आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरे देश में प्रथम है, इतना किसी राज्य की नहीं है, और 4.4 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है वृद्धि, ठीक है। राज्य सरकार 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 4.7% अनुमान रहने का बताया है, ठीक है। अभी चलते हैं। राज्य में मौद्रिक नीति व्यक्ति आय के अंतर्गत क्या है, गत वर्ष 13.9% की बढ़कर 59,667 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मतलब ये है प्रति व्यक्ति आय। अगर पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आंसर क्या है, 59,000। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। 59,637 रुपए क्या है आपका, एक प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली अगर 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय
9% वृद्धि के साथ 35,119 रुपए अनुमानित है। ठीक है, 2022-23 में त्वरित अनुमान वर्ष 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 7%। तृतीय क्षेत्र मतलब आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 क्षेत्र होते हैं, अभी ज्यादातर करके माना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र ये होता है जो एग्रीकल्चर वगैरह से संबंधित होता है। सेकेंडरी वो होता है जिसमें विनिर्माण से संबंधित हो, जिसमें उद्योग वगैरह आते हैं। टर्शरी वह होता है जो सर्विस सेक्टर से अनुमानित होता है। अब इसमें कह रहा है कि जो आपका टर्शरी है, तो मान लो प्राथमिक में इसको एक देखूं, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, ये है तृतीयक। प्राथमिक में कृषि से संबंधित होता है, इसमें होता है उद्योग से संबंधित होता है, इसमें जो होता है आपका सर्विस सेवा। अब कृषि में कह रहा है 20% है, उद्योग भी 20% है, जबकि सेवा आपका 60% रहने का ये बता रहा है। ठीक दोस्तों, अभी चलते हैं। खैर 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों मूल्यवर्धन 6.5, 6.7, 6.8 और 13% की वृद्धि की दर्ज की। ध्यान देना है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि कम है, जबकि सेवा क्षेत्र में इसकी वृद्धि ज्यादा है। कितनी वृद्धि हुई है? 13% की वृद्धि हुई है। भारत और संपूर्ण भारत दोनों प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मूल्यवर्धन सबसे कम रहा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य का सबसे बड़ा रोजगार देता है। ध्यान देना, अगर पूछा जाए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र में मैंने बताया कृषि से संबंधित होता है, इसमें राज्य का सबसे बड़ा रोजगार दाता है। अगर पूछा जाए भाई बिहार के लोग सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पाते हैं किस क्षेत्र में, उसका आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सकल मूल्य 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 22 इसमें ध्यान दीजिए, छोड़िए या सब कुछ नहीं उलटना है, ये ध्यान देना है। इधर इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। थोड़ा हाँ, राजस्व लेखों में प्राप्त दो मुख्य घटक कर और सहायता अनुदान है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि सब ज्यादा प्राप्त राजस्व कहाँ से होता है, सहायता अनुदान और कर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका हिस्सा 80% लगभग आसपास है, तो मैंने चार्ट के माध्यम दिखाया था आपको। ठीक, यहाँ से आते हैं। गंगा के मैदान में भाग में उर्वरा मिट्टी के उपयुक्त समुद्री तटीय रहित राज्य में बिहार फसल केतु सुसज्जित है। इसका मतलब क्या है? बिहार जो है फसल के उत्पादन में भी अग्रणी रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार श्रम बल सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% है। ठीक, इसका मतलब क्या है? पहले इतना थी और वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या 48.7% थी। इसका मतलब क्या है कि जो श्रम सहभागिता मतलब कितने लोग श्रम चाहते हैं, उसकी जो अनुमान है कितना 50.9% था। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या जो कितने श्रमिक है, कितना है? 48.7%। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। बिजली खपत कितना है? बिजली खपत प्रति व्यक्ति कितना? पहले प्रति व्यक्ति 2011-12 में 134 वाट किलोवाट था, अब कितना है? 329 किलोवाट हो गया। ठीक, अब जब अगर पूछा जाए कि जीवन काल कितना हो गया, 59.5 वर्ष, तो 59.5 साल तक व्यक्ति क्या हो सकता है? जी सकता है। अब इसमें क्या प्रति व्यक्ति क्या दिखाई गई है और गरीबी दिखाया गया है, सापेक्षिक वृद्धि और सबसे गरीब जिले। ध्यान दीजिए 2022-23 में देखा जाए जो वृद्धि सबसे ज्यादा हुई पटना, बेगूसराय और गोपालगंज में हुई है, और गरीबी देखें अररिया, बांका और किशनगंज में गरीबी क्या है? ज्यादा है। आगे चलिएगा। स्थिर
स्थिर मूल्य पर राज्य में जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान से पता चला है कि प्रति व्यक्ति आय में काफी अंतर है। सबसे ध्यान दीजिएगा, अब कुछ ये जिलों वाइज दे रखा है कि जिलों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, किस जिलों में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। ठीक दोस्तों, अब कह रहा है राज्य के 6 जिले कौन कौन से, पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में राज्य के औसत से अधिक थी। मतलब ये 5 राज्य ऐसे, 6 राज्य ऐसे थे जहां पर राज्य की जो आय है उससे अधिक थी। पेट्रोल के प्रति 1000 व्यक्ति की खपत, अब कह रहा है कि जो पेट्रोल की खपत होती है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक, लिंगानुपात देख लीजिएगा, 953 प्रति व्यक्ति। ठीक है, और जबकि जो जनघनत्व है 1106, 2011 जनगणना के उसका 2023 में अनुमान लगाया 188। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, ये दोनों। क्या, अगर जनघनत्व पूछ लिया जाए तो कितना है बिहार में, 1106 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर 2023 का अनुमान देखें 1388। ठीक, प्रति व्यक्ति। इसका मतलब क्या, 1 किलोमीटर के अंदर इतने लोग रहते होंगे। ठीक, ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि घरेलू उत्पाद कब कितना था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मत बहुत मत पढ़िएगा, और साफ बात है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, सही है। यह मुख्य, यहाँ की मुख्यतः चावल फसल कौन कौन से, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और सब्जी। अब चावल बिहार की मुख्य फसल है। अगर पूछा जाए कौन सी बिहार की मुख्य फसल, क्या होगा उसका आंसर, चावल। अब कह रहा है राज्य में कुल चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, रोहतास में। रोहतास कहाँ, यूपी से बॉर्डर, यूपी और सोनभद्र से बॉर्डर शेयर करता है। औरंगाबाद, कैमूर, और ये सब क्या है, लगभग 25.2% चावल पैदा कर रहे हैं। चावल की सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास, अगर पूछा जाए सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ पे है, रोहतास में। ठीक है, आगे चलते हैं। गेहूं, गेहूं रबी फसल है, आप सभी लोग जानते हैं, और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन खगड़िया जिले में होता है। ये चावल का रोहतास में होता है। मक्का, मक्का का सबसे ज्यादा कहाँ से, अररिया जिले में होता है। ठीक, अब दलहन के दृष्टिकोण से देखा जाए सबसे ज्यादा बेगूसराय में, उसके बाद नालंदा में, उसके बाद सिवान में। ये सब क्या करते हैं, दलहन का अधिक उत्पादन करते हैं। ज्यादा तो है कि ईख बिहार की व्यावसायिक फसल है। अगर पूछे व्यावसायिक फसल कौन से, ईख है। और गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार राज्य में ईख उत्पादन वर्ष 2022-23 में 214.76 टन था, जबकि औसत 2098.73% टन है। खैर, ईख के सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण, कुल ईख के उत्पादन का करीब 64%, पूर्वी चंपारण 15.63%, गोपालगंज 13.78%। ठीक दोस्तों, आगे केला उत्पादन की दिखा रहा। केला उत्पादन कौन कौन सा है, मधुबनी प्रथम पे, वैशाली और मुजफ्फरनगर। अमरूद उत्पादन पे नालंदा, मुजफ्फरनगर और रोहतास। लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली। बिहार के आम उत्पादक में दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। ठीक दोस्तों, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार हल्का सा। ठीक, आगे चलते हैं। ये कुछ पुराने आंकड़े की तुलना की गई, इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी वो देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कुछ बिहार के जातिगत जनगणना, क्या इसमें, बिहार के जाति आधारित जनगणना 2022। दोस्तों, हम देखते हैं कि अभी बिहार ने क्या किया है कि जाति आधारित जनगणना कुछ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आंकड़े कुछ प्रस्तुत किया है। क्या इसमें, इसमें कि बिहार 7 नवंबर 2023 को बिहार के विधानसभा शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें क्या था, देखिएगा, 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना 2022 संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए। क्या था इसमें, ध्यान देकर, प्रस्तुत 23 हुआ है लेकिन आंकड़े 2022 के हैं। इसमें क्या, बिहार की जनसंख्या का 13 करोड़ से अधिक है। अगर पूछा जाए बिहार की जनसंख्या कितनी है, 13 करोड़। फिर जिसमें से 27.13%
पिछड़ा वर्ग। अगर ओबीसी देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी इतना है, और 36.01% क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, स्ट्रीम ईबीसी जिसे कहते हैं, कितना 36 है, और जनरल कैटेगरी 15.52% है। ये क्या है, इनका आंकड़ा दिया गया। जारी आंकड़े के अनुसार पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 33.13% तथा अत्यंत पिछड़ों में 33.58% गरीब परिवार। इसका मतलब है, अगर मान लीजिए ओबीसी है, ओबीसी पूरा मान लो 100 इंसान है इस 36% में, उसका 33 लोग मान चलिए कितना है, और ईबीसी में अगर 100 लोग हैं, उसका 33% क्या है, या क्या है आपके, मतलब पिछड़े हैं काफी, मतलब काफी गरीब हैं। सामान्य वर्ग में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं 25% में, उसमें से मान चलिए सामान्य वर्ग में 25.9% और प्रतिशत परिवार गरीब हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 42.93 और 42.7% क्या है, परिवार गरीब है। समान श्रेणी हिंदू के बिहार में प्रमुख जातियां भूमिहारों में गरीबी सबसे अधिक है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक गरीब कौन से हैं, क्या होगा आंसर, भूमिहार होंगे। ठीक दोस्तों, राज्य में कायस्थ समाज कुल परिवार का 1,70,988 है, जिसमें से 30,639 परिवार यानी 13.38 परिवार क्या है, गरीब है। जो कायस्थ समाज है वो किसकी बात किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ आंकड़े दिए हैं। पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है, इतना 27 इतने समथिंग परसेंट है, यानी ओबीसी, ईओबीसी, एससी, एसटी, यूआर, ठीक, ये पूरा संख्या दिया गया। अब कह रहा है ये कितने हैं, 36%, ये कितना है 19%, ये कितना है 1.6%, ये कितना है 15.52%, ये क्या कुल 100% का कुल इतना है। और कुल हिंदू देखा जाए, धार्मिक आधार देखा जाए, हिंदू इतने, मुसलमान इतने, बाकी जो बचे अदर है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए थे। अब कह रहा है, थोड़ा सी एक बार देख लें कि बिहार जाति आधारित जनगणना, तो ये आधारित गणना क्या है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, आंकड़े प्रस्तुत किए 2 अक्टूबर को प्रस्तुत किए गए थे। जारी बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 13 करोड़ रुपए, जो 13 करोड़ जो अनुमानित की गई क्या है, 13,07,25,310 करोड़ रुपए। ठीक दोस्तों,